हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इनऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना डी और एफ ब्लॉक। इससे पहले मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कंप्लीट ब्लॉक केमिस्ट्री यूट्यूब पर दूंगा, तो मैंने आपको एस ब्लॉक अपलोड कर दिया, आपका पी ब्लॉक भी अपलोड कर दिया और बहुत ही मैग्नीफाइड मैनर में अपलोड किया। अगर दोस्तों आप पूरे यूट्यूब पर जाओ ना, आपको ऐसी कोई वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें 2 घंटे के अंदर कंप्लीट पी ब्लॉक समझाते और एक भी पॉइंट ना छोड़े पी ब्लॉक का, जहां से एग्जाम में एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन मिले आपको। ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी आपको यूट्यूब पर। यूनिक वीडियो है बिल्कुल। मैंने हर वो पॉइंट उस वीडियो के अंदर लिया जहां से मुझे उम्मीद है कि एएमयू बीटेक में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये सारी वीडियो केयरफुली देखना, क्वेश्चंस लगाना। जैसे ही आज की मेरी वीडियो फिनिश होगी, कल 18 को छोड़ के मैं आपको 19 को आपको इनऑर्गेनिक की प्रैक्टिस कराऊंगा। कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिस रिवीजन कराऊंगा मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर। 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं आपको, जो एएमयू बीटेक आप लोगों से पूछ सकता है उसे कराऊंगा। उसके जस्ट 2 दिन बाद में ही मैं आपको 100 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कराऊंगा, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन कराऊंगा, अच्छे अच्छे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो बिल्कुल मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आराम से जाके बैठना है एमए बीटेक के अंदर। देखना दोस्तों, 34 में से कम 30 तो सही करके ही आना, तो छोड़ना मत एक भी क्वेश्चन। ठीक है, जिन बच्चों की प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है यार, जिन्होंने 60 to 70% कंटेंट अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज लेके आया हूँ मैं। टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ बेटा। टेस्ट सीरीज को आराम से सारे के सारे टेस्ट दो। पता है चक्कर क्या है यार, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अपना पेड प्रमोशन कर रहे हैं। मेरे दोस्त, ये 999 रुपए वाई वर्थ रिसीव होंगे तुम्हें। तुम जितनी एग्जाम में गलती करोगे ना, मेरे 5 कंप्लीट मॉक टेस्ट दे लेना, तुम एग्जाम में वो सारी की सारी गलतियां फिर मतलब मुझे लग ही नहीं रहा कि आप रिपीट करोगे इन 5 मॉक टेस्ट में बैठने के बाद में। ठीक है, जितनी भी आप मिस्टेक कर सकते हो वो सब यहीं पे कर लेना, एग्जाम में मत। सारे क्वेश्चन मेरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। एएमयू बीटेक में 25 ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए ना, उसी पैटर्न पर बेस्ड मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस रखे हैं इन 5 के 5 मॉक में। और 3 टेस्ट जोन वाइज हैं, तो ये आपको 999 रुपए वाई वर्थ रिसीव होने वाले हैं जब आप एएमयू बीटेक का पेपर दे के आओगे। तो वो प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। बच्चा पहले मॉक नहीं दिए होता है ना, वो एग्जाम में जाके बैठता तो सारी गलती एक साथ एग्जाम में ही कर देता था। इसीलिए तो मॉक बनाए जाते हैं कि आप पहले ही मॉक दो, और जितनी भी गलती आप एग्जाम से पहले करने वाले हो, एग्जाम वाले दिन करने वाले हो, तो सारी की सारी गलती एग्जाम से पहले ही कर लो इन मॉक। इसके बाद आप लोगों को एक रफ आइडिया हो जाएगा कि मुझे एएमयू बीटेक के पेपर में 50 क्वेश्चन प्लस सही कैसे करने हैं, कहाँ कहाँ मुझे अपना टाइम वेस्ट करना है। ये आपको ये प्रैक्टिस सेशन ही तो बताएंगे, ये मॉक टेस्ट ही तो आप लोगों को बताएंगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। इनऑर्गेनिक मुझे 25 मिनट में करनी है, मैथ में मुझे 1 घंटा 10 मिनट देना है, फिजिक्स के अंदर भी मुझे 1 घंटा 20 मिनट देना है। इस तरीके से आप अपना टाइम सेट करो। बाकी फिजिकल मुझे छोड़ देनी है, किस तरीके से मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, क्या मैं आसान आसान क्वेश्चन सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, तो सारी की सारी बातें आप इन्हीं मॉक टेस्टों को देने के बाद सीखोगे। ठीक है, तो मेरा आपको सिर्फ इतना कहना है कि अगर आपकी प्रिपरेशन हो सके ना, आप आंख बंद करके ब्लाइंडली टेस्ट सीरीज परचेज करिए और टेस्ट सीरीज दीजिए। ठीक है, चलो आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी और एफ दोनों सिखाऊंगा। पहले आप लोगों को पढ़ाता हूँ मैं डी ब्लॉक, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे। डी ब्लॉक के अंदर आपको सबसे पहले एलिमेंट्स का आइडिया होना चाहिए। आप लोगों ने अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ी है तो आपको एलिमेंट्स का आइडिया है। ये आपकी 3D ट्रांजिशन सीरीज है। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये आपकी 4D सीरीज है और ये आपकी 5D सीरीज है। ज्यादा से ज्यादा इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3D सीरीज पर ही बेस्ड बनते हैं। 4D और 5D से आपसे कोई क्वेश्चन पूछने नहीं बैठे। सबसे पहली चीज जो आपको इसके अंदर आनी चाहिए दोस्त, वो आनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ रहे हो? सबसे पहली चीज जो आपको आनी चाहिए वो आनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। इसका जो जनरल ट्रेंड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, वो है n-1d, आपका 1 से 10 तक, और ns2। अब ये कौन सा पीरियड है दोस्तों आपका? ये आपका चौथा पीरियड है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 4s2 और 3d1। इसमें लिखोगे आप 4s2 3d2। इसको लिखोगे 4s2 3d3। क्रोमियम एक्सेप्शन है, कॉपर एक्सेप्शन है। याद रखना, पहली ट्रांजिशन सीरीज में 2 ही एक्सेप्शन है, क्रोमियम है, कॉपर है। एक्सेप्शन का मतलब क्या? अब यहाँ पे आएगा 4s1 3d5, अगेन 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, अगेन बेटा 4s1 3d10, और यहाँ पे क्या आएगा 4s2 3d10। ठीक है, पहले में कौन सा एक्सेप्शन है आपका? क्रोमियम और कॉपर। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में कॉपर के बाद से ही, कॉपर से एक पहले, एनबी से लेके सारे एक्सेप्शन है, एजी तक सब एक्सेप्शन है। इसको मैं क्या लिखूंगा? इसमें लिखूंगा मैं 5s2 4d1, 5s2 4d2, और यहाँ पे लिखूंगा 5s1 4d3, 5s1 4d4, 5s1
4d5, 5s1 4d6, 5s1 4d7, 5s2 सॉरी 5s2 4d8 होना चाहिए था, पर एक्सेप्शन है, ऐसा होना चाहिए था, पर मेरे दोस्त एक्सेप्शन है। मैं लिखने के बाद बता रहा हूँ आपको, ऐसा लगेगा जनरल ट्रेंड ऐसा होना चाहिए था, पर देखो एक्सेप्शन क्या कहता है, एक्सेप्शन कहता है ये होता है 5s0 6d सॉरी 4d10, मतलब एस में कुछ होता ही नहीं है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कहते हैं निकिल प्लेटिनम दोनों के दोनों पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, पैलेडियम पैरामैग्नेटिक नेचर का क्यों नहीं होता है जबकि ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है? तो आप कह सकते हो इसलिए नहीं है क्योंकि सारे के सारे ऑर्बिटल क्या है इसके फुल्ली फिल्डेड है, कोई वैकेंट इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कैसा है डायमैग्नेटिक नेचर का। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दोनों में है तो कैसे है पैरामैग्नेटिक नेचर। इसी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पैलेडियम हमारा कैसा होता है डायमैग्नेटिक नेचर। अगेन यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे 5s1 4d10, और यहाँ पे लिखोगे बेटा 5s2 2d10। सेम सिनेरियो इसमें जो एक्सेप्शन है सीरीज में, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन बेटा 24 एटॉमिक नंबर से था, तो अगले में इससे जस्ट एक पहले वाले सारे एक्सेप्शन है, सब पे स्टार लगाओ, सब एक्सेप्शन है। ठीक, रटने का तरीका बता रहा हूँ कितने आराम से आपको कैजुअली सारी चीजें याद रहेंगी। अब ये कितने पे था 29 पे था, तो 29 से पहले क्या आ रहा है ये पैलेटियम प्लेटिनम, तो प्लेटिनम का एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, और बाकी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। कहने का मतलब आप आराम से लिख सकते हो 6s2 5d1 5d2 5d3 5d4 5d5 5d6 5d7 5d8 होना चाहिए था, प्लेटिनम है 5d9 हो जाता है, 6s1 हो जाता है, अगेन 6s1 5d10 बेटा 6s2 5d। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ही पूछ लेता है नीट, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक एक्सेप्शन को लिखने के लिए ऐसे भी बना देते हैं, देखो ये एक्सेप्शन कुछ चाबी टाइप का बन जाता है, देखना की टाइप का बन गया, देखना ऐसे अगर मैंने किया सब एक्सेप्शन ही, तो सब एक्सेप्शन ही, तो देखो गौर से है कि नहीं, सब एक्सेप्शन ही, तो देखना कुछ की टाइप का नहीं बन गया। ये जो की टाइप का बन गया, ऐसे भी याद रखना कि ये सारे क्या हैं एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सब में। ठीक, ये आपको पहली चीज क्लियर होनी चाहिए, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स क्लियर होने चाहिए, 3D सीरीज आपको ढंग से क्लियर होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद बढ़ते हैं इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ कि एटॉमिक साइज के बारे में हम लोग क्या कहेंगे। तो देखो एटॉमिक साइज अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप टॉप टू बॉटम देखना चाह रहे हो, तो टॉप टू बॉटम बेटा ऑर्डर ये लिखा होगा कि 4D और 5D सीरीज का साइज तो ऑलमोस्ट सेम है और उसका जो भी साइज है वो 3D से बड़ा है। पर अगर आप इंडिविजुअल 3D सीरीज में देखना चाह रहे हो साइज, 3D ट्रांजिशन सीरीज के अंदर अगर आप लोग साइज देखना चाह रहे हो, तो मेरे दोस्त स्केडियम से लेके मैग्नीज तक ये साइज घटता है, स्केडियम से लेके मैग्नीज तक ये साइज बढ़ता है। फिर आपका आयरन कोबाल्ट निकल तीनों में ऑलमोस्ट सेम होता है, उसके बाद ये बढ़ता है कॉपर, और इसके बाद ये इसमें साइज का ऑर्डर है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है ये बढ़ता है। ठीक, अब मैं आपसे कहूं अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर इसके अंदर क्या होता है, तो देखो गौर से आयोनाइजेशन एनर्जी बड़ा ही रैंडम ऑर्डर है, मतलब ऐसा ऑर्डर है कि मैं आपसे क्या कहूँ अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर है। अब इसे कैसे याद रखें, तो सबको लिख लो, टाइटेनियम को उठा के पहुंचा दो क्रोमियम और मैग्नीज के बीच में, और कोबाल्ट को उठा के पहुंचा दो कहां पर बेटा जिंक के बीच में, आयरन को उठा के पहुंचा दो जिंक के बीच में, और कोबाल्ट को उठा के पहुंचा दो आयरन से पहले। ये आपका इसमें क्या हो गया, किसका ऑर्डर हो गया, ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। अब कैसे लिखना है, टॉप टू बॉटम बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। उसके बाद किसका टाइटेनियम, क्योंकि मैंने उठा के कहां पहुंचा दिया क्रोमियम और मैग्नीज के बीच में, रट के रखना टाइटेनियम को उठाओ क्रोमियम मैग्नीज के बीच में पहुंचाओ, आयरन को उठाओ जिंक से पहले रखो, और कोबाल्ट को उठाओ कोबाल्ट को आयरन से पहले रखो यहाँ पे। ठीक, अब मैं आपके सामने ऑर्डर लिख दे रहा हूँ। स्केडियम के बाद में आया वेनेडियम, वेनेडियम के बाद में आया क्रोमियम, और क्रोमियम मैग्नीज के बीच में मैंने क्या रखा टाइटेनियम, एंड देन आपका मैग्नीज, आयरन तो चला गया, कोबाल्ट भी चला गया, बचा क्या आपका निकल, निकल के बाद क्या बचा आपका कॉपर, और कॉपर के बाद क्योंकि पहले आएगा आयरन, फिर आयरन के बाद किसको रखूंगा कोबाल्ट को, तो कोबाल्ट, फिर आया आपका आयरन, फिर आया, ये आपका किसका ऑर्डर हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया मेरे, देख लो। ठीक, अगर मैं आपसे टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताऊं, तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 5D की,
फिर होती है आपकी 3D की और फिर होती है 4D की। एक्सेप्शन है, याद रखना, जनरली टॉप टू बॉटम घटती है, पर देख लो आप लोग क्या हो रहा है। 5D की क्या हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है 3D और 4D से भी। इनमें सब में रीजन यार वही है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। रट के रखना, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, एक्सेप्शन डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे अगर डेंसिटी का ऑर्डर कहूँ कि डेंसिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो लेफ्ट टू राइट डेंसिटी बढ़ती है, पर जिंक की डेंसिटी कहाँ पे लिख देना आपको, वेनेडियम और क्रोमियम के बीच में। स्केडियम से ज्यादा किसकी, टाइटेनियम की, टाइटेनियम से ज्यादा किसकी, वेनेडियम की, वेनेडियम से ज्यादा किसकी, जिंक की, देन क्रोमियम, देन आपका मैग्नीज, देन आयरन, देन कोबाल्ट, देन निकेल, देन आपका कॉपर। ये आपका किसका ऑर्डर हो गया, डेंसिटी का ऑर्डर। ठीक, ये डेंसिटी का ऑर्डर हो गया। सारे ऑर्डर एकदम मैं आपको इस तरीके से रटा रहा हूँ कि आप एग्जाम में गलती मत करके आना। अगर दोस्त कोई भी ऑर्डर अगर आप लोगों से पूछे तो गलत मत करना, क्योंकि मैं आपको ट्रिक टेक्निक बता रहा हूँ कि आपको याद कैसे करना है। आयनाइजेशन एनर्जी, और टाइटेनियम को उठा के क्रोमियम मैग्नीज के बीच में पहुंचा दो, आयरन को उठा के जिंक से पहले पहुंचा दो, कोबाल्ट को उठा के उस आयरन से पहले पहुंचा दो। ये तरीका करना है आपको, याद करना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। देखो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, टॉप टू बॉटम जाने पर मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, पर मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट आप निकल और कॉपर के बीच में क्या कर दो, उसे इंसर्ट कर दो। अब इसने कहा कि अगर मेल्टिंग पॉइंट अगर आपको याद रखना है तो देखो क्या कहा इसने, स्केडियम से लेके आपका मैग्नीज तक, और बल्कि इसने बोला कि पूरा का पूरा निकल तक ही ले लो, आप लोग जाके निकल तक ले लो। स्केडियम से लेके, और इसने कहाँ तक लिया, क्रोमियम तक लिया। इसने स्टार्टिंग में क्रोमियम तक लिया, गौर से सुनना, स्केडियम से लेके क्रोमियम तक तो ये घटा मेल्टिंग पॉइंट, और उसके बाद बढ़ा। क्रोमियम, स्केडियम से लेके क्रोमियम तक तो घटा, फिर उसके बाद बढ़ा। और बढ़ने में भी मेरे दोस्त क्या याद रखना है कि मैग्नीज को उठाओ और निकल और कॉपर के बीच में पहुंचा दो। एक बार मैंने कहा ये घट रहा है, यहाँ से लेके क्रोमियम तक घटा, बढ़ा, सॉरी बढ़ा, तो बढ़ाओ, बढ़ गया मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे पहुंचो, इसको उठा के मैंने कहाँ पहुंचा दिया, यहाँ तक। फिर उसके बाद क्या हुआ, बढ़ना स्टार्ट हुआ जी, बढ़ना स्टार्ट, बढ़ना बढ़ना। और ये मैग्नीज कहाँ पहुंचाया था, निकल और इसके बीच में, तो मैग्नीज को यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा। अगर मैं आपसे ओवरऑल ऑर्डर पूछूं कि ओवरऑल ऑर्डर मेरे दोस्त क्या है, देखो आप लोग कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। स्केडियम से लेके क्रोमियम तक तो ये घटा, सॉरी यार मैं ही गलत बोल जाता हूँ बार बार जल्दी जल्दी के चक्कर में। स्केडियम से लेके क्रोमियम तक तो ये बढ़ा मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद ही मेल्टिंग पॉइंट घटा, और उसमें भी मुझे मैग्नीज को उठा के रखना है निकल के बीच, मैंने रख दिया। यहाँ से लेके बढ़ा तो बढ़ा दिया, उसके बाद मैग्नीज को तो उठा के मैं यहाँ पे रख चुका हूँ, उसके बाद क्या हुआ, ये घटा तो घटा दिया बीच में रखते हुए। अब ओवरऑल ऑर्डर लिख रहा हूँ, ओवरऑल ऑर्डर में सबसे कम किसका, जिंक का, जिंक, उसके बाद कॉपर, सबसे कम लिखना है मुझे, सबसे कम। जिंक से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका, कॉपर का, कॉपर से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका, मैग्नीज का, मैग्नीज से ज्यादा किसका, निकल का, निकल से ज्यादा किसका, कोबाल्ट का, और कोबाल्ट से ज्यादा किसका बेटा, आयरन का। इसके बाद में सबसे ज्यादा किसका, फिर क्रोमियम का, क्रोमियम का क्योंकि सबसे ज्यादा है, तो क्रोमियम से पहले लिखने का ऑर्डर क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद किसका, स्केडियम का, फिर उसके बाद स्केडियम का, देन टाइटेनियम का, देन वेनेडियम का, देन क्रोमियम। ये फाइनल ऑर्डर हो गया मेल्टिंग पॉइंट। जनरली अगर आपसे एग्जाम में पूछने को आ जाना मेरे दोस्त, आप लोग गलती कर दोगे इस ऑर्डर में, अगर आपको ये ट्रेंड नहीं पता है याद करने। इसे याद कैसे करते हैं कि भैया स्केडियम से लेके क्रोमियम तक तो बढ़ता है, उसके बाद घटता है, और मैग्नीज को भी उठा के रख दो निकल और कॉपर के। ठीक, ये तरीका याद करना। मैंने आप लोगों से यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख के कहा, मैंने कहा एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम और मरकरी, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट उनको कहते हैं जिनमें डी वैकेंट हो, डी में कुछ ना कुछ क्या हो, मेरा एक इलेक्ट्रॉन हो जो क्या करते हैं, ट्रांजिशन कर सके, अपवर्ड जा सके, डाउनवर्ड आ सके, एनर्जी लेके अप, मतलब क्या करे, एक्साइटेड स्टेट में, फिर एनर्जी रिलीज करके कहाँ आए, डी एक्साइटेशन स्टेट में, ट्रांजिशन कर सके, ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो मैंने कहा एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम और मरकरी। कहने का मतलब यार मेरा सिंपल सा इतना है कि आप लोग इसको छोड़ दो, इसको आखिरी दो, ग्रुप नंबर 12 को छोड़ दो, बाकी सब ट्रांजिशन एलिमेंट, बाकी सब बेटा क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ठीक है, नहीं ये अगर आपको यहाँ पर अगर इसका क्या नहीं दिख रहा हो मेरे फोटो की वजह से दोस्त, अगर तुमको ये ऑर्डर ना दिखा हो डेंसिटी वाला, देखो मैं इसे क्रॉप करके दिखाता हूँ आप लोगों को, पर इसे दिमाग में जरूर रखना मेरे। ठीक, इस ऑर्डर को उठाओ, देखो ये लगा दिया, ये है आपका डेंसिटी का ऑर्डर।
ठीक भैया, स्केडियम से लेके इसमें क्या करना है मुझे, जिंक को उठा के रख देना है कहाँ, वेनेडियम के पास ला के रख, ठीक है नहीं। उसके बाद आप लोग क्या करना, ऑर्डर अरेंज कर देना। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे कुछ ना दिख रहा हो, पर इन केस आपको यहाँ पर कुछ भी ना दिख रहा हो, तो मैं एक दो ही स्लाइड हैं जिनमें आप लोगों को थोड़ा सा दिख, बाकी ऐसी कोई भी स्लाइड नहीं है दोस्त जिसमें आप देखो। पॉइंट मेरा ये है जो मैं आपके सामने, पॉइंट मेरा ये है, ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोले जाते हैं भाई, एक्सेप्ट जिंक कैडमियम मरकरी, सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट बोले जाते हैं, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट आर करेक्टराइज्ड बाय पार्शियली फिल्ड ऑफ डी सबसेल आइदर इन एलिमेंटल फॉर्म आइदर इन कंबाइंड फॉर्म, है ना। हेंस दे कैन बी paramagnetic as well as diamagnetic, but zinc cadmium mercury are always diamagnetic in nature in their elemental form or combined form। चाहे इनकी एलिमेंटल फॉर्म उठाओ, चाहे इनकी कैसी उठाओ, कंबाइंड फॉर्म उठाओ, हर बार जिंक कैडमियम मरकरी आंख बंद करके लगा देना, कोई कंपाउंड दे दिया कैसा है, डायमैग्नेटिक नेचर का। बाकी सब पैरामैग्नेटिक भी हो सकते हैं, डायमैग्नेटिक भी हो सकते हैं। ठीक, ये मैंने आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लाइड ऐड नहीं हो पा रही है, इस वजह से मैंने लोगों को ये चीज़ यहाँ पे ऐड कर दी ताकि तुम लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इतनी प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद, एटॉमिक एंड आयनिक साइज पढ़ने के बाद, आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ने के बाद मेरे दोस्त, डेंसिटी पढ़ने के बाद और आपका मेल्टिंग पॉइंट पढ़ने के बाद, ये चार फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने, डी ब्लॉक कंपाउंड की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या होती है, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, पहली प्रॉपर्टीज। दूसरी प्रॉपर्टीज, ये बहुत अच्छे कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, एलॉय फॉर्मेशन करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं और आपके नॉन स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं मेरे दोस्त, मैग्नेटिक नेचर होता है इनका और कलर्ड होती है। सारी प्रॉपर्टीज डिटेल में पढ़ाऊंगा एक एक करके, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये सब के सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, उसमें भी मैं आपको केवल 3D ही पढ़ाऊंगा, नीचे वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है, केवल 3D वाले वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कैसे निकालोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d1, तो देखो जाएंगे तो चाहे ये दोनों चले जाएंगे और ये भी चला जाएगा तो +2 भी शो कर सकता है, +3 भी शो कर सकता है। चाहेंगे तो ये दोनों भी चले जाएंगे, ये दोनों भी जा सकते हैं, तो 2 ये जा सकते हैं, एक एक करके इसके भी जा सकते हैं, तो 2 भी शो कर सकता है, 3 भी शो कर सकता है, 4 भी शो कर सकता है। ऐसे ही आ जाओ इसमें 3d3 4s2, जाने को ये दोनों भी चले जाएंगे, एक एक करके ये तीनों भी चले जाएंगे, तो 2 भी 3 शो करेगा, 3 भी शो करेगा, 4 भी शो करेगा, 5 भी शो करेगा। ऐसे क्रोमियम 6 तक शो कर सकता है, मैग्नीज आपका 7 तक शो कर सकता है, आयरन आपका 2 ही शो कर सकता है, +2 और +3। एक कॉम्प्लेक्स मैंने बताया था ब्राउन रिंग टेस्ट में, जिसमें आयरन ने क्या शो करा था, +1 भी शो करा था, याद रखना है सारी चीज। इसी आयरन का नीचे एक एलिमेंट होता है ऑस्मियम, वो तो भैया 8 तक शो करता है पूरा का पूरा, उसका कंपाउंड होता है OSO4। कौन सा है, OSO4। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज किया जाता है हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन में, दोनों साइड में OH लगाने में इसका यूज किया जाता है, किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जस्ट ऐसे याद आ गया, बता दूं। ठीक, कोबाल्ट 2 शो करता है, +2 +3, निकल भी 2 शो करता है, +2 +3, कॉपर भी शो करता है, +2 +1 +2, जिंक केवल क्या शो करता है, +2। तो ये सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं, शो करते हैं। इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से तो ये अच्छी कैटालिटिकल पावर होती है, क्योंकि कैटलिस्ट क्या है, जो सबसे रिएक्ट कर सके, कोई भी बन के आए उसको इंटरमीडिएट बन जाए, रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनवा दे उसका। तो जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो रिएक्शन की पावर बढ़ गई इन लोगों की, जिसे भी रिएक्ट कर सकते, इसीलिए। अब मैं आपसे कहूँ, अगर इस पूरी की पूरी 3D सीरीज में कोई मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, तो तुम देखोगे मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सब +2 शो कर रहे हैं, +2 होगी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है BO4 3- एग्जिस्ट करता है, पर BO2 2+ एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों। आप दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो ना, यहाँ पर अगर आप वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 3- का ये और 4 दूनी 8, 8 में से उधर गया तो ये आ गया वेनेडियम का +5। मेरे दोस्त वेनेडियम कहाँ तक शो करता है, +5 तक शो करता है, बिल्कुल सही है। अगर आप इसमें आ जाओ तो 2 दूनी 4 और 2 प्लस का कितना हो गया, 6। यहाँ पे वेनेडियम शो कर रहा है +6, वेनेडियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 कभी शो ही नहीं कर सकता, तो ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे आंसर देंगे, क्योंकि भैया वेनेडियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, होती ही नहीं है उसकी, तो ये कंपाउंड कहाँ से एग्जिस्ट कर जाएगा, इसलिए नहीं। ठीक, अगली प्रॉपर्टीज है कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज। आप लोगों को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। इस कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज का रीजन है मेरे दोस्त वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे खासे कैटलिस्ट है, कुछ कैटलिस्ट याद रखना। अभी BSc का पेपर सॉल्व करवाया था तो मैंने आपको दिखाया था 3 क्वेश्चन लगातार कैटलिस्ट के ही पूछ लिए उन लोगों, बहुत इंपॉर्टेंट है कैटलिस्ट। सारे कैटलिस्ट याद रखा करो, कुछ मेन मैंने यहाँ पे सारे के सारे लिख दिए, एक बार देखो।
हाइड्रोजनेशन में आप लोग जानते हो निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम तीनों के तीनों यूज करे जाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट है, एज अ कैटलिस्ट यूज करे जाते हैं। जिग्नर नाटा कैटलिस्ट भैया हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में यूज किया जाता है। TiCl4 प्लस AlC2H5 का होल थ्राइस रट के रखो इसे, ये हमारा क्या है, जिग्नल नाटा कैटलिस्ट। V2O5 में आप लोगों को अभी पी ब्लॉक जब मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था क्या कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है, क्या V2O5। SO2 से SO3 बनाने के लिए मैं किसका यूज कर रहा हूँ, V2O5 का यूज कर रहा हूँ। प्रोसेस का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। किसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। चलो भैया, प्लेटिनम गैस का मैं यूज कर रहा था लास्ट टाइम जब मैं आपको ओस्टवाल्ड प्रोसेस पढ़ा रहा था, किसके लिए यूज होता है मैं लिखना भूल गया, HNO3 नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। CuCl2 का भी यूज होता है, किस में यूज होता है, किसकी, डेकन प्रोसेस में। किसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, क्लोरीन गैस की। कल ही तो वीडियो डाली है यार, इतनी जल्दी मत भूलना पर इस रेट के साथ मेरे दोस्त कभी मत भूलना कि पता चला कल ही जो पढ़ा है वो आज ही याद नहीं, इसका मतलब दिल से नहीं पढ़ा है, पूरी शिद्दत के साथ में नहीं पढ़ा। सारी चीजें याद करो, एकदम जबरदस्त तरीके से याद करो, कहीं भी कोई भी चीज रिपीट करो तुरंत पता चल जाए। सबसे पहले कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज किसकी वजह से होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से होती है। अब ये छोटे छोटे आपने सारे बता दिए। CuCl2 क्लोरीन के लिए यूज होता है। B2O5 अभी आपने बताया H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। प्लेटिनम गैस HNO3 के लिए यूज होता है। प्रोसेस का नाम है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन प्रोसेस जो है हमारा। जिंगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज होता है भैया, किसमें यूज होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है। हाइड्रोक्सिलेशन में निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम और भी हैं बहुत सारे, मैं आप लोगों को लिखा चुका हूँ, याद रखना। ठीक है, आपको हेबर प्रोसेस में मैंने आपको बताया था Fe और मोलिब्डेनम का यूज होता है, ये भी तो कैटलिस्ट है। किसमें यूज होता है, हेबर प्रोसेस में। जितने भी आपके दिमाग में याद आए सबको कॉपी पे नोट डाउन करो। हेबर प्रोसेस में यूज होता है किसका, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टीज है इसकी, एलॉय फॉर्मेशन करता है। एलॉय फॉर्मेशन का जो कारण है ड्यू टू कंपेरेबल साइज, क्योंकि इसका साइज जो है ना, सारे एलिमेंटों का साइज ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है 3D और 4D ट्रांजिशन सीरीज में। जब साइज कंपेरेबल है, आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, एलॉय फॉर्मेशन कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, एक ब्रॉन्ज है, Cu और जिंक का अलॉय है, एक ब्रांच है आपका Cu और टिन का अलॉय है, ठीक है। नहीं, और स्टील भी होता है आपका, हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, बहुत सारे एलॉय फॉर्मेशन होते हैं जिनमें आप किसका यूज करते हो, कार्बन का यूज करते हो। स्टील में आयरन के अंदर कार्बन डाल, प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती हैं। इसी के जो पर्सनल एलॉय हैं डी के ही जो आपस में रिएक्ट करके बन रहे हैं एलिमेंट्स, वो आपका ब्रास है और आपका ब्रांच है, ठीक है। आपकी चौथी प्रॉपर्टी जाती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड की। भाई इंटरस्टिशियल कंपाउंड कैसे बनाते हैं, तो ये भैया इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करते हैं किनके साथ, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन के साथ। क्या करते हैं, ये कंपाउंड इनके वॉइडों में ही ट्रैप हो जाते हैं। छोटे छोटे एलिमेंट्स इनके केस में ट्रैप हो जाते हैं, वॉइड में ट्रैप हो जाते हैं। क्या बनाते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अगर इनके वॉइड में कार्बन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन ट्रैप हो गया, तो जो बनने वाला कंपाउंड बनते हैं ना, उनको कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड नॉन स्टाइचोमेट्रिक के टाइप के होते हैं, मतलब कोई स्टाइचोमेट्रिक कोई फिक्स नहीं होती है, पर ओरिजिनल कंपाउंड से ज्यादा हार्ड होते हैं। ओरिजिनल कंपाउंड से उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ओरिजिनल कंपाउंड के रेस्पेक्ट में केमिकली इनर्ट होते हैं। और भैया मेटेलिक कंपाउंड, मतलब मेटेलिक कंडक्टिविटी भी रिटेन रहती है इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड की फॉर्मेशन के बाद। रीजन क्या है, क्योंकि छोटे छोटे एटम्स इनके वॉइड्स के बीच में क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं मेटल्स के बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नॉन स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड भी बनाते हैं, सॉरी नॉन स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं ये आपके। कैसे नॉन स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड, भैया कोई स्टाइचोमेट्री फिक्स नहीं होती इनमें कोई भी। उसका रीजन क्या है, अगेन ड्यू टू वेरिएबल। मैं हर प्रॉपर्टीज का रीजन लिख रहा हूँ, आप लोग गौर से जज कर रहे हो, मैं बार बार लिख रहा हूँ आपको। इसका रीजन है नॉन स्टाइचोमेट्रिक कंपाउंड की फॉर्मेशन का, तो वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। कुछ इस तरीके से Fe 0.93O, TiO 1.1144, 1.44, इस तरीके से नॉन स्टाइचोमेट्रिक, कोई स्टाइचोमेट्री यहाँ पे फिक्स ही नहीं है, पॉइंटों में फ्रैक्शन में स्टाइचोमेट्री चल रही है। ऐसे कंपाउंड भी ये क्या करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं। अगली बात है कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने का जो रीजन है, अगेन मैंने लिखा है, डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई आयनिक चार्ज होता है, जेड इफेक्टिव बहुत हाई होता है, और अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल पूरा का पूरा वैकेंट होता है। इस वजह से, इन तीन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ये डी ब्लॉक के मेटल जो है आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, याद रखो, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं इन तीन प्रॉपर्टीज की वजह से, ठीक है। इन तीन प्रॉपर्टीज की वजह से क्या फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। कुछ छोटे छोटे कॉम्प्लेक्सेस मैंने आप लोगों को लिख दिए, AgNO3Cl क्या है, टॉलेंस रिएजेंट है,
CuNH3 का होल 4SO4 क्या है, डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स है, क्या कहते हैं, सुटजर रिएजेंट कहते हैं। पिछली ही वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया। CuOH का होल 4SO4.5H2 क्या है, ब्लू विट्रियोल है, ठीक है नहीं, क्या है, सब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहे हैं। Ag है, Cu है, Cu और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का रीजन इसका साइज बहुत छोटा होता है, आयनिक चार्ज बहुत हाई होता है और पूरा का पूरा डी ऑर्बिटल वेक्यूम होता है, इसलिए क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही इनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, क्यों, क्योंकि इनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल्स के पास में, जिनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनका मैग्नेटिक बिहेवियर होता है, तो उनका मैग्नेटिक मूवमेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं अंडर रूट के अंदर n+2 ओवर मैग्नेटॉन, ठीक है। एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आपसे कहूँ क्रोमियम 3+ का मुझे क्या बताओ, मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, तो सबसे पहले आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इस तरीके से लिखते हैं मेरे दोस्त, 3d5। लिखने का तरीका ये होता है 4s2, यही तो है क्रोमियम, बोलो 4s1, एक्सेप्शन है सॉरी 4s1। अब आप लोग एक चीज गौर से देखो यार, कि जब अगर मैं निकालने पे आऊंगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, आउटर सेल से, तो एक एस से गया, दो इससे गए, तो डी में कितने बचे, 3, डी के 3 बना लो। अनपेड इलेक्ट्रॉन तो देखने डी के ऑर्बिटल कितने होते हैं, डी में 5, और कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने साफ साफ दिख रहा है, 3, फॉर्मूले के अंदर रखो n3 3+2 मतलब कितना आ गया, 15 ओवर मैग्नेट, क्या आ गया, मैग्नेटिक मूवमेंट। इस तरीके के क्वेश्चन एएमयू में बहुत पूछे जाते हैं। आप मेरी पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ब्लॉक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सब की जाके वीडियोस तो लगाओ यूट्यूब पे जाके, आप लोग देखोगे मैंने क्वेश्चन बार बार मेंशन करे। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है मैग्नेटिक मूवमेंट, कम से कम ऐसे क्वेश्चन तो गलत करके मत आना, फ्री के नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है, उसी से जज करके देख लो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। उसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट कलर शो करते हैं। इनके कलर शो करने के दो रीजन होते हैं, या तो डीडी ट्रांजिशन करते हैं या चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना। कहीं पर डीडी ट्रांजिशन नहीं है भाई, उसके पास में डी में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो क्या कर सके, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन कर सके, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो क्या वो कलर शो नहीं कर सकता, उसके बाद में भी कलर शो करता है। उस प्रॉपर्टीज को कहते हैं चार्ज ट्रांसफर। जनरली कलर का जो तरीका होता है ना, वो इस तरीके से करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दो तो वो यहाँ से क्या करेगा, कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और कहाँ चला जाएगा, हाइयर एक्साइटेशन स्टेट में चला जाएगा। उसके बाद बेटा ये क्या करेगा, अगेन वहां से क्या होगा, डी एक्साइटेड होगा, और डी एक्साइटेशन के दौरान ये क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। यहाँ पर ये लैम्डा कुछ वेवलेंथ की एनर्जी वो क्या करेगा, एमिट करेगा। अब अगर वो एमिट एनर्जी अगर हमारे विजुअल रीजन में लाई कर जाए तो हम उसे देख लेते हैं। एक तरीका बताया कि अगर ये इलेक्ट्रॉन जाने के दौरान अगर वॉयलेट कलर की लाइट लेके गया, देखो ऐसे सर्कल बनाओ, एक ऐसे बनाओ, एक ऐसे बनाओ, और एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दो, और यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, विबग्योर पूरा लिख दो, ठीक है, विबग्योर लिख दो पूरा, विबग्योर, ठीक है। अगर इसने यहाँ से जाने के दौरान अगर वॉयलेट कलर की लाइट को बेटा क्या किया, एब्सॉर्ब किया, तो ये जब एमिट करेगा तो ग्रीन कलर की लाइट एमिट, ये इस तरीके से चलता है, इसको कहते हैं मुंशन व्हील। ये मुंशन व्हील है आपका कलर बताने, ठीक है, कलर बताने का। अगर उसने रेड कलर की लाइट को क्या किया, एब्सॉर्ब किया, तो 100% वो जो एमिट करेगा ना बेटा, वो येलो कलर एमिट। अगर ग्रीन कलर एब्सॉर्ब किया तो वॉयलेट कलर क्या करेगा, एमिट करेगा। अगर इन दोनों के बीच में उसने लिया तो इन दोनों के बीच में ही वो कलर बनाएगा। अगर उसने ब्लू ग्रीन कलर अगर क्या किया, उसने एब्सॉर्ब किया बीच में वेवलेंथ, तो वो रेड ऑरेंज कलर की क्या करेगा, फिर बाद में एमिट करेगा, ठीक। तो ये भी याद रखना, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैंने आप लोगों को, ठीक। अब टी ब्लॉक के अंदर जो सबसे मेन पार्ट है वो दो ही कंपाउंड है जो हम लोगों को डिटेल में डिस्कस करने हैं, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैग्नेट KMnO। इन दो को पढ़ना है, इनकी प्रिपरेशन पढ़नी है, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, बस यही दो पढ़ने हैं मेरे। ये क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखो ऑरेंज कलर का कंपाउंड है, मैंने लिखा है इसके बारे में, आप लोगों डिटेल में यही दो पढ़ने हैं, यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट इज ऑरेंज कलर नॉन डेलिक्वेंट लिक्विड। मतलब अगर आप इसके सैंपल को रख दो, डेलिक्वेंट का मतलब होता है ये कभी भी एटमॉस्फेयर से क्या नहीं करेगा, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। यही तो फायदा है, तभी तो इसको पढ़ क्यों रहे हैं यार, एक चीज बताओ, क्योंकि ये डेलिक्वेंट है। ये क्या करता है, कभी भी नेचर से या एटमॉस्फेयर से क्या नहीं करता, आपका जो वाटर है उसके अंदर प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में, उसको क्या नहीं करता, एब्सॉर्ब नहीं करता। तो ये एडजेक्ट मोलरिटी का सॉल्यूशन बनते हैं इनके। आज रख दो, 100 साल बाद उठाओ, उसी मोलरिटी का क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। टाइट्रेशन वगैरह में इनका यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं। क्या, K2Cr2O7 और KMnO4। देखो होता क्या है, ऑरेंज कलर होता है
और इसका जो ऑरेंज कलर होता है, जिन्हें कितनी बार एग्जाम में नहीं पूछा गया, चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना की वजह से होता है। रट के रखना, चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना की वजह से K2Cr2O7 मेरा क्या होता है, कलर्ड होता है। ऐसे ही KMnO4 चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना की वजह से पर्पल कलर का होता है। ठीक है, याद रखना है मुझे। इसका पर्पल कलर KMnO4 का चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना की वजह से होता है। K2Cr2O7 का भी भैया ऑरेंज कलर किसकी वजह से होता है, चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना से होता है। इसकी स्ट्रक्चर देखो, Cr बनाओ, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन बीच में रखो, Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और इसको सेटिस्फाई करने के लिए कौन आएगा, K प्लस। ये हो गया K2Cr2O7। ये भी sp3 है, ये भी आपका sp3 है। गौर से देखो, ये ऑक्सीजन जो माइनस वाला है, ये तीनों के तीनों ऑक्सीजन आपस में क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे। तो ये तीनों के तीनों बॉन्ड ऑलमोस्ट बराबर होंगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल सब कुछ बराबर होगा। ये भी तीनों बराबर होंगे और यहाँ पर ये दोनों बराबर। ठीक है, याद रखना, ये एक्स वाई जेड ये सब बॉन्ड ऑर्डर बराबर हैं। इसका मतलब 6 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड कैसे हैं, इक्विवेलेंट, सेम है। 6 सेम है, 1 2 3, 1 2। ठीक है, टेट्राहेड्रल क्या है इसकी मेरे दोस्त, ज्योमेट्री है। आ जाओ, हमें इसकी प्रिपरेशन पढ़नी है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। इसको बनाने का क्या तरीका है, आप क्रोमाइट ओर लो, क्रोमाइट ओर, FeOCr2O3। अब आप FeOCr2O3 जनरली कहीं कहीं पर आप लोगों ने इसे ऐसे भी दिखा होगा, FeCr2O4, इसको ऐसे भी लिख देते हैं डायरेक्ट। मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया, इस फॉर्म में होता है FeOCr2O3, सॉलिड फॉर्म में होता है क्रोमाइट। इसकी रिएक्शन कराओ आप Na2CO3 सॉलिड से, और क्या करो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में से फ्यूज करो, फ्यूज करो। फ्यूज करने पे जो बनता है वो बनता है Na2CrO4। गौर से देखना, इसको इसको फ्यूज करने पे सारे मिक्सचर को मुझे मिला Na2CrO4, Fe2O3 और CO2। ये Na2CrO4 जो है ये येलो कलर का सॉलिड होता है मेरे दोस्त। इसी को उठा के लाओ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ में इसकी रिएक्शन करा दो, ये Na2CrO4 कन्वर्ट हो जाएगा Na2Cr2O7 में, और Na2SO4 मिलेगा और H2O मिलेगा। ये Na2Cr2O7 जो कंपाउंड है ये ऑरेंज कलर का कंपाउंड होता है, और यहाँ पर ये जो मुझे मिला Na2CrO4 ये येलो कलर का है। येलो कलर से क्या मिला, ऑरेंज कलर। इसी को उठाओ और KCl के साथ में रिएक्शन करा दो, क्या मिल गया, K2Cr2O7 प्लस NaCl। ये क्यों, इसकी रिएक्शन कराने पे ये क्या सॉल्यूबल अच्छा खासा होता है, ये लेस सॉल्यूबल है। तो मैं इसको क्या कर लूंगा, इसको आराम से सिस्टम से सेपरेट कर लूंगा। मुझे क्या मिल गया, K2Cr2O7। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या हुआ मुझे मेरे दोस्त, मिल गया। ठीक, ये रिएक्शन बड़े प्रॉपर मैनर में याद रखना, कुछ भी नहीं है। क्रोमाइट ओर को सोडियम बाइकार्बोनेट पकड़ो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फ्यूज कर दो, Na2CrO4 मिला, उसको किस में डालो, एसिड में डालो। याद रखना मेरे दोस्त, ये जो क्रोमाइट आयन होता है ना, ये एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट आयन, ये बहुत जबरदस्त बात है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये जो क्रोमाइट आयन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डाइक्रोमेट आयन। तो आगे बताया भी, इसी वजह से तो ये रिएक्शन हो रही है। देखो यहाँ से जैसे ही ये क्रोमाइट आयन बना, मैंने एसिडिक मीडियम रखा, तुरंत देखो किसमें कन्वर्ट हो गया, डाइक्रोमेट। ठीक, सारी रिएक्शन प्रॉपर मैनर में याद रखना। स्टेप नंबर 1, क्रोमाइट और की रिएक्शन कराओ Na2CO3 प्लस के साथ में, मुझे क्या मिला, Na2CrO4। ठीक है, नहीं सोडियम क्रोमेट मिला। उसके बाद में मुझे क्या मिला, सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन कराई मुझे, किससे मैंने कराई, H2SO4 से, सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, सिंपल। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इसको हीट करो। अगर आप पोटेशियम क्रोमेट को, अगर क्या करो, पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर आप लोग हीट करो तो पोटेशियम क्रोमेट मिलता है मेरे दोस्त, ऑरेंज से येलो कलर मिलता है, Cr2O3 ग्रीन कलर मिलता है, और ऑक्सीजन गैस मिलता है। ये मैंने आपको ऑक्सीजन की प्रिपरेशन बताया था, ऑक्सीजन रिच कंपाउंड की हीटिंग करो, ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी। तो वही रिएक्शन सेम यहाँ पे रिपीट होगी। K2Cr2O7 की हीटिंग करो, K2CrO4 बनता है, क्रोमेट आयन बनता है, Cr2O3 स्क्रीन सॉलिड बनता है, और आपकी ऑक्सीजन गैस निकलती है। मैंने आपको फिर यहाँ पे बताया कि अगर आप क्रोमेट आयन को एसिडिक मीडियम में दोगे तो देखो रिएक्शन कहाँ गई, डाइक्रोमेट की तरफ। ट्राइक्रोमेट को अगर बेसिक मीडियम दोगे तो कहाँ चला जाएगा, क्रोमेट। याद रख, इंपॉर्टेंट बात है क्रोमेट आयन। एक चीज और बहुत जबरदस्त है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये जो आपका लिखा हुआ है पोटेशियम डाइक्रोमेट, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक मीडियम। अगर आप एसिडिक मीडियम में इसको पकड़ के रखो तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किस तरीके से ऑक्सीडाइज होता है, ये Cr+6 से Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना, Cr+6 से Cr+3 में इस रिएक्शन का एन फैक्टर कितना होता है मेरे दोस्त, एन फैक्टर होता है 6। क्यों, एक क्रोमीन +6 से कितना चला गया, +3। क्रोमीन क्रोमियम कितने हैं, तो कितना हो गया, 6, 4।
एन फैक्टर कितना हो गया, 6 हो गया। मेरे दोस्त गौर से देख, अगर ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सिलेट आयन को कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्रेट आयन को नाइट्रिक आयन में कन्वर्ट कर देगा, और आपका आई माइनस को आई टू में कन्वर्ट कर देगा, SO2 SO3 माइनस को बेटा किस में कन्वर्ट कर देगा, ये तुम्हारा कन्वर्ट कर देगा SO4 2 माइनस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। नहीं, SO2 माइनस और SO3 माइनस को दोनों को SO4 2 माइनस में कन्वर्ट कर देगा, H2S को सिंपल सल्फर में कन्वर्ट कर देगा, और बेटा SN2 प्लस को SN4 प्लस में कन्वर्ट कर देगा, इसमें कन्वर्ट कर देगा SN4 प्लस। ये सारी रिएक्शन मैं आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। नहीं, जब मैं आपको इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहा था, मैंने वहीं पे बताया था अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है। और इसकी रिएक्शन याद करने का तरीका यार बड़ा ही सिंपल है। आप K2Cr2O7 प्लस क्या लिखो, H2SO4 बना दो, K2SO4। दूसरा आप क्या बनाओगे, Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O का प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, वो क्या करेगी, तुम्हारा जो भी आएगा उसे ऑक्सीडाइज करेगी। Fe2 प्लस का सॉल्ट आएगा Fe3 प्लस में कन्वर्ट करेगी। अगर आपका ऑक्सीलेट आएगा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगी, और आपका आई माइनस आएगा आई टू में कन्वर्ट करेगी। इस तरीके से आप स्वयं में रिएक्शन लिख सकते हो सीधा सीधा। ये प्रोडक्ट कॉमन है, K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस और H2O, ये तो फिक्स प्रोडक्ट मेरे दोस्त। वही चीज मैंने बताई है, अगर ये प्रोडक्ट तो आपका फिक्स है। अगर मैं H2S ले रहा हूँ तो सिंपल S8 में कन्वर्ट कर देगा, I2H2O ले रहा हूँ तो HiO3 में कन्वर्ट कर देगा। सबका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। आई जीरो से कहाँ पहुंच गया, +6 में। सबका क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। बहुत सारी रिएक्शन लिखा रखा हूँ, एक बार रफ रिविजन हो गया आप लोग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इसके अंदर, वो है मेरे दोस्त ये ब्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, बहुत पूछा जाता है। गौर से सुनना, अगर मैं सॉलिड आयनिक क्लोराइड पकड़ूं, क्या पकड़ूं, सॉलिड आयनिक क्लोराइड किसके होते हैं, जनरली NaCl है, KCl है, CaCl2, मतलब S ब्लॉक के क्लोराइड। अगर मैं इन S ब्लॉक के क्लोराइड को सॉलिड K2Cr2O7 के साथ में इन दी प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में करूं, तो ये कंपाउंड बनाता है CrO2Cl2, और इसके क्या निकलते हैं, रेडिश ब्राउन कलर के मेरी टेस्ट ट्यूब में से क्या निकलते हैं, पेपर निकलते हैं। इसी को कहते हैं ब्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। कौन देते हैं, सॉलिड आयनिक क्लोराइड देते हैं। किसके देते हैं, S ब्लॉक। नहीं देते तो कौन नहीं देते, AgCl नहीं देता, ये क्लोराइड नहीं देते। कोवलेंट नेचर जिनका होता है AgCl, SnCl4, PbCl4, Hd2Cl2, HgCl2, ये सब क्या नहीं करते, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते। कौन देते हैं, S ब्लॉक के क्लोराइड जो है K2Cr2O7 विद H2SO4 के साथ में क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट देते हैं। इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड, इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिखा। कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर के पेपर में। गौर से सुनना, इसी क्रोमाइल क्लोराइड की अगर रिएक्शन में NaOH के साथ में करा दूं मेरे दोस्त, NaOH के साथ में करा, तो ये बना देता है Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट। अगर सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन अगर आप लेड एसाइल से कराओ, अगर लेड एसाइल से कराओ, ठीक है नहीं, तो ये आपको बना देगा PbCrO4, जो कैसा होता है, येलो कलर होता है। ये रिएक्शन चेन टाइप से पूछी गई है, इसीलिए मैंने आप लिख दी है ऐसे की ऐसे, ऐसे ही आप याद होनी चाहिए। ये असाइल ग्रुप है, समझ रहे हो कैसे है, ये ऐसे है PbOC डबल बॉन्ड CH3। ऐसे कितने ग्रुप लगे हुए हैं बेटा, ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं, तो सेम ऐसा ही एक, ठीक है, किसके साथ में, लेड के साथ, ठीक। OAC एसीटेट आयन। चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे है एक और इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कि अगर आप K2Cr2O7 को एसिडिक मीडियम में रख के H2O2 के साथ रिएक्शन कराते हो, तो K2SO4 Cr2SO4 को होता है H2, मैंने कहा ये तो कॉमन प्रोडक्ट है, और क्या निकलती है, ऑक्सीजन, सिंपल। अगर ऐसे करा रहा हूँ, इसी रिएक्शन में अगर मैं ईथर की प्रेजेंस रख दूं, मेरे दोस्त आप लोगों को पता है किस कलर का होता है, ऑरेंज। तो ऑरेंज कलर से मुझे कौन सा कलर मिला बेटा, ग्रीन कलर। पर जब मैंने ईथर की प्रेजेंस रखी तो मुझे बेटा ब्लू कलर मिला। CrO4 किस कलर का होता है, CrO5 ब्लू कलर का होता है। बड़ा पॉपुलर है, इसकी स्ट्रक्चर को बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। इसमें क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +6 होता है। अगर आप वैसे मेथड से निकालने जाओगे तो +10 बताएगा, और मैंने आपको अभी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताया, क्रोमियम 6 से ज्यादा शो नहीं कर सकता, तो 6 इसकी स्ट्रक्चर बताती है, ये 6, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, परऑक्सी लिंकेज होते हैं। अब ये जो ईथर आता है ना, ये इस CrO5 को स्टेबल कर देता है, इसलिए ये सॉल्यूशन कुछ देर के लिए ब्लू कलर सॉल्यूशन देता है। अगर मैं ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराता हूँ तो कुछ टाइम के लिए सिस्टम मुझे ब्लू कलर का मिलता है। थोड़ी देर बाद स्लोली 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 ये अपने आप खुद ही H2SO4 के साथ रिएक्ट करके दोबारा से Cr2SO4 का होता है, जो ऑक्सीजन गैस दे देता है। अगेन सिस्टम किस कलर का होता है,
तो ये चीज स्टेबल बनती है कब, ईथर की प्रेजेंस में। अगर ईथर नहीं है तो डायरेक्ट भैया यही बन जाता है, ये स्टेबल करने वाला कोई होता ही नहीं है, तो ये डायरेक्ट यही बन जाता है CrO, ये Cr2SO4 का होल थिंग्स, ठीक है। क्रोमियम सल्फेट डायरेक्ट ही आपका बन जाता है, ठीक। चलो ये अच्छी बात थी, इसे भी याद रखना। अगला कंपाउंड है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO, पर्पल कलर का होता है। याद करना बड़ा बड़ा प्रॉपर कंटेंट लेके आया हूँ दोस्त, एक बार आप लोग सीक्वेंस में पूरा पढ़ लो, इसी तरीके से रिवाइज रख लो, एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। मैं पूरा 25 ईयर के पेपर लगवा के यूट्यूब पे सॉल्व करवाने, तब तो मैं कंटेंट बना रहा हूँ। मुझे एक एक चैप्टर का आइडिया है कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और पिछले 25 साल में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्या छोड़ा गया, पूरा आइडिया है मुझे, A to Z आइडिया है कि कहाँ कहाँ से चीजें आ रही हैं। मैं आपको इनऑर्गेनिक का जब रिवीजन कराऊंगा ना, तब आप लोगों को इस चीज का एहसास होगा कि इसको पहले ही पता था। लास्ट ईयर पेपर से पहले ही मेरे कम से कम 30 क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में फंसे थे बेटा, पिछली बार एमयू टेक में। क्योंकि ये ना 25 ईयर का पैटर्न अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो आपको रफ आइडिया हो जाता है कि पिछली बार ये नहीं पूछा तो ये पूछ सकता, इसी पैटर्न को बार बार पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन भी आने के चांसेस है, एक रफ आइडिया हो जाता है आपको। KMnO4 का कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का सॉलिड होता है। इसका जो कलर होता है D2 चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना, यही पूछा गया एमयू टेक में, कलर किसकी वजह से, चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना की वजह से। यहाँ पे डी ट्रांजिशन मत लगाया ना, डी ब्लॉक पहले। इसकी लैब में अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप मैग्नीज का सॉल्ट लो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का, और उसका मार्शल एसिड के एनाइन के साथ में रिएक्शन करा दो, या इसी को कह दो ऑक्सीडाई सल्फेट, परऑक्सीडाई सल्फेट। इसके अंदर परऑक्सी लिंकेज होता है, परऑक्सी डाई सल्फेट, ये क्या है आपका एनाइन है। ये किसका एनाइन है, मार्शल एसिड का, किसका, H2S2। ये भी पूछ लिया मार्शल एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब यार इनऑर्गेनिक में तो आप पूछो ही मत, पढ़ने को आप कितना भी एडवांस पढ़ो तो पूछ रहा है तो बिल्कुल बेसिक से ही आपसे पूछ रहा है। मार्शल एसिड के एनाइन के साथ में अगर आप Mn2+ की रिएक्शन करा दो तो ये इसे एसिडिक मीडियम में क्या कर देगा बेटा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और किस में कन्वर्ट कर देगा, Mn4+ में MnO4 माइनस में कन्वर्ट कर देगा। बस ये MnO4 माइनस ही तो एनाइन है, KCl से रिएक्शन करा दो, बन गया KMnO4। अगर मैं इसके आपको कॉमर्शियल मेथड बताऊं, प्रिपरेशन का कॉमर्शियल मेथड बताऊं, तो कॉमर्शियल मेथड है कि आप और उठाओ MnO2, क्या उठाओ, MnO, नाम क्या है, पायरोलूसाइट, पायरोलूसाइट और उठाओ और इसकी रिएक्शन कराओ बेटा किससे, फ्यूज्ड KOH से, एंड ऑक्सीडाइज बाई एयर, और एयर की प्रेजेंस में क्या कराओ, इसे ऑक्सीडाइज कराओ। ये MnO4 2- बना दे, क्या बना देगा, मैग्नेट आयन बना देगा। ये कौन सा आयन है, परमैग्नेट, ये कौन सा आयन है, मैग्नेट। अब इस मैग्नेट आयन को उठा के इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराओ इसका एल्कलाइन मीडियम में, ये दोबारा से परमैग्नेट आयन। देखो एक बार परमैग्नेट आयन मुझे मेरे दोस्त मिला, KCl के साथ रिएक्शन करा दो, KMnO4 क्या। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन कंपाउंडों के एग्जैक्ट मोलरिटी के सॉल्यूशन बना सकते हैं, नॉन डेलिक्वेंट होते हैं, मतलब नेचर से, एटमोसफियर से वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते। जो मोलरिटी का सॉल्यूशन आज बना के रखते हो 100 साल बाद उठाओ, उसी मोलरिटी का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक। तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं आपके, कॉमर्शियल मेथड है मेरे, कॉमर्शियल मेथड है, ठीक। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका MnO2, यही MnO2 अगर आप डायरेक्ट ही कराना चाह रहे हो तो फ्यूज्ड KOH के साथ में ऑक्सीडाइज बाई एयर कर दो, दोबारा से क्या बना, वही बना MnO4, मैग्नेट आयन बन गया। वही सेम रिएक्शन, यही वाली सेम रिएक्शन, पहली वाली रिएक्शन मैंने दोबारा लिख दी। एक बार आपके पास में मैग्नेट आयन बना, केवल मैग्नेट आयन को एसिडिक मीडियम में रख दोगे ना, तब भी बेटा पर मैग्नेट आयन बन जाएगा। पर ये साथ रखना, ये एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, देख लो डिस्प्रोपोर्शनेट। कितनी है, +4, कितनी है, +7, कितनी है, +6, देख लो, +6 से +4 रिडक्शन, +6 से +7 ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो क्या कर रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है एसिडिक मीडियम। मुझे क्या मिला, मुझे परमैग्नेट आयन मिला, बस KCl के साथ रिएक्शन कराऊंगा, बन गया क्या, KMnO4। तो रिएक्शन याद रखना, पायरोलूसाइट और उठाओ, फ्यूज्ड KOH एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराओ, मुझे पता है मैग्नेट आयन बनेगा, उस मैग्नेट आयन को मैं क्या करूंगा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा दो या एसिडिक मीडियम में रख दो। एसिडिक मीडियम में रखा, मुझे क्या मिला, परमैग्नेट आयन, और परमैग्नेट आयन की KCl के साथ रिएक्शन करा दो, KMnO4 बन गया। एक बार बन गया KMnO4 तो इसकी हीटिंग पता होनी चाहिए, KMnO4 की हीटिंग करने पे क्या बनेगा, K2MnO4, मतलब पर मैग्नेट से मैग्नेट बन गया। कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का सॉलिड होता है। साथ के साथ क्या बनेगा, MnO2 बनेगा। MnO2 का मतलब मेरे दोस्त क्या, फिर दोबारा से MnO2 कैसा है, ब्लैक कलर का सॉलिड है, और साथ के साथ क्या निकली, सेम गैस। और ऑक्सीजन फैमिली में भी मैं ये रिएक्शन दिखा सकता था, जब मुझे ऑक्सीजन लैब में बनानी हो तो उसको उठाओ, हीटिंग करो, ठीक। हीटिंग, इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखना, बड़ी पॉपुलर है यार।
यही आपका परमैग्नेटाइन अगर बेसिक मीडियम में है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था, बेसिक मीडियम में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, परमैग्नेट, मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा MnO4 माइनस। अगर न्यूट्रल मीडियम रखोगे तो याद रखना MnO2 बना देगा, और एसिडिक मीडियम रखोगे तो Mn2+। ये चीज आपको याद रखनी है। एन फैक्टर रख लेना 135, 135 बेसिक न्यूट्रल एसिडिक 135। ठीक। KMnO4 एसिडिक मीडियम में एक बहुत अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत सारी रिएक्शंस करता है। प्रोडक्ट भी मैंने आपको लिख लिख के इसके बता दिए भैया भैया। K2SO4 बनेगा और इसको रट लो MnSO4 बनेगा, सही है, प्लस H2O बनेगा, और जो भी आएगा उसका क्या करा देगा, ऑक्सीडेशन करा देगा। एसिडिक मीडियम में I माइनस आया तो I2, ऑक्सीलेट आया तो CO2, Fe2 प्लस आया Fe3 प्लस H2 माइनस, एसिड में NO2 माइनस NO3 में। कहने का मतलब है सारी रिएक्शन वही बार बार रिकॉल हो रही है, कितनी रिएक्शन लिखना चाहो उतनी रिएक्शन लिखो। ठीक मेरे दोस्त, इसके बाद में ये 3 फॉर्मूले जरूर याद रखना। ग्रीन विट्रियोल इज व्हाट, FeSO4.7H2, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है मेरे दोस्त। व्हाइट विट्रियोल इज व्हाट, ZnSO4.7H2, और ब्लू विट्रियोल इज व्हाट, कॉपर सल्फेट.5H2। कभी कभी पूछ लेता है कौन है इंडियन सॉल्ट पीटर, कौन है चिली सॉल्ट पीटर, कौन है चिली, ये है आपका चिली सॉल्ट पीटर। KNO3 इज व्हाट, इंडियन सॉल्ट पीटर। ये सारे सारे अगर नाम के क्वेश्चन आ जाएं तो इनको गलत मत करना, ठीक है, एक एक लाइन के क्वेश्चन। और आपका डी ब्लॉक कंप्लीटली मेरे दोस्त क्या हो गया, फिनिश हो गया। इतना ही है आपका डी ब्लॉक में। आपको K2Cr2O7 पढ़ना है, KMnO4 की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज फोकस के साथ पढ़ना मेरे दोस्त, सब प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज फोकस के साथ पढ़ना। और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको छोटी छोटी बताई है, कलर है, मैग्नेटिक बिहेवियर है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, नॉन स्टैचोमेट्रिक है, इनको जस्ट एक बार कैजुअली पढ़ लेना। और अगर किसी चीज को ढंग से पढ़ना तो कैटालिटिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना, सारे कैटलिस्ट पढ़ना। मैंने कुछ लिख दिए हैं, कुछ मैंने नहीं भी लिखे, वो भी आप लोग लिख लेना, आपने सिलेबस रिवाइज कर रखा, आइडिया है कहाँ से पूछ सकता है। सारे कैटलिस्ट प्रोसेस के नाम जरूर पढ़ के जाना मेरे दोस्त, बहुत जल्दी पूछता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या बनता है, पोस्टवाल्ड प्रोसेस से क्या बनता है, डेकन प्रोसेस से क्या बनता है, पूछ लेता है। 1 नंबर का क्वेश्चन तो फ्री का मिल जाएगा अगर आपको याद रहा। बार बार रिकॉल बनाओ, ट्रिक बनाओ, टेक्निक बताओ, पर इन्हें याद रखना दो। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एफ ब्लॉक। ठीक, एफ ब्लॉक स्टार्ट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन सीरीज। देखो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, एफ ब्लॉक में कुछ पढ़ने के लिए है ही नहीं। एटम पढ़ लो, सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पूछ लेता है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेता है। एएमई बीटेक में अगर आज तक कभी एफ ब्लॉक से अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है मेरे दोस्त, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन तो यही पूछ लिया, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, क्या शो करते हैं, +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन पूछ लिया बस, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है तो लेंटेनाइट सीरीज के क्या पूछ सकता है, प्रोडक्ट पूछ सकता है, रिएक्शन तो कुछ नहीं मुझे पता है, +3 शो करते हैं तो एल्यूमिनियम की तरह सारा का सारा बोरॉन फैमिली में जैसी रिएक्शन है, डिक्टो सारी रिएक्शन करा दो। तो आपको जो पढ़ना है ना डिटेल में, बस यही पढ़ना है कि आप सारे एलिमेंट्स पढ़ लो मेरे दोस्त ढंग से, और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी यार याद कर। फिर भी मैं ट्रिक टेक्निक लेके आया हूँ, देखो आप लोगों को याद करने के लिए करा सकूँ। लेंथ एंड आईडी तो है, यहीं से तो स्टार्ट होते हैं आपके क्या इनर ट्रांजिशन सीरीज में आपका एफ ब्लॉक का पहला पीरियड। ट्रिक मैंने आपको पहले बताई है, सर पर नदी सीरियम है, सर पर नदी PM श्रीमान यू गोल्ड, टीवी दिए हो इंजीनियर टॉम यकू। आपकी कोई भी ट्रिक हो अपनी ट्रिक के हिसाब से याद हो। मुझे पता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल होती है N-2F, N-1D और NS। मैंने लिख दिया 4F 5D और 6S, क्योंकि ये कौन सा पीरियड है, 6 पीरियड में ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट है सारे के सारे। मैं इनको क्या लिख रहा हूँ, मैं इनको बेटा सिंपल लिख रहा हूँ 4F 5D 6S। अब देखना ये लेंथेनाइड कोई एफ ब्लॉक एलिमेंट थोड़ी नहीं होता, इसके अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं 14, ये सारे के सारे। तो इसमें क्या होता है, 4F में तो 0, 5D में 1 और 6S में कितने होते हैं, 6S में सब में 2 होते हैं, नीचे रख दो सब में 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का बता था, क्योंकि 6 है तो यहाँ पे रखो 6 रखो, तो क्या बात आया 4F आया, क्या आया 5D आया, क्या आया 6S2। तो यही तो है, इन्हीं को मैंने बना लिया, सजा लिया। अब मुझे भरने हैं, 6S2 सब में है, फिक्स कर दो। लेंथेनाइड पहला लेंथेनाइड, इसमें क्या है, पहले में कोई F होता ही नहीं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है तो इसको क्या है 5D1 और क्या है आपका 6S2। यहाँ पे सीरियम से स्टार्ट होता है, F के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आया 1, अगला इलेक्ट्रॉन जब आया तो उसने इस डी वाले इलेक्ट्रॉन से भी कहा भाई तू भी आजा मेरे साथ, और इसको भी निकाल के ले गया। कितना हो गया, F में 3, D में 0। उसके बाद 4F में 4, 5, 6, 7। फिर उसके बाद में फिर यहाँ पे एक्सेप्शन आया, GD पे एक्सेप्शन आया,
इसके बाद इसमें भी 7 आए और अपना एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भेज दिया इसने, डी में। पता है क्यों इसने इलेक्ट्रॉन नहीं लिया? इसने सोचा यार एक ही तो है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होता है, उठा के डी में फेंक दिया, क्योंकि इसके पास में डी पूरा वैकेंट पड़ा है, उठा के डी में फेंक दिया। फिर अगला आया, वो अगला एस डी के को भी निकाल के अंदर ले गया, तो अगला कितना हुआ? 9, 10, 11, 12, 13, 14। और फिर आखिरी वाले में एक्सेप्शन है, एक बार फुल्ली फिल्डेड है तो क्यों चाहेगा और आए, इसलिए उसने अगला एक आया उसको किसमें पहुंचा दिया? डी में। मेरे दोस्त इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इसी पैटर्न पर याद रखना, किसी का भी पूछ ले तो आपको दिक्कत नहीं होती है। पहली उसमें सीरीज में एक्सेप्शन है, मैंने रट रखा है 1714, खत्म। 1714 पहला एक्सेप्शन है, 7 एक्सेप्शन है, 14 एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या, बस इतना याद रखना, डी के अंदर 1 है। एक्सेप्शन मतलब डी में 1 है, यहाँ पर भी डी में 1 है, यहाँ पर भी डी में 1 है। किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से, अगर आपसे कहता है जीडी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो लिख देना 4f7 5d1 6s2, ये इलेक्ट्रॉनिक होगी मेरे को, देख लो गौर से, ठीक है। आप वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर सेट करो तो 6s2 5d1 4f7, ठीक। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही पड़ गई। इन सब में जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 शो करते हैं, सॉरी +3 शो करते हैं। मेरे दोस्त एक चीज याद रखना, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन +3। एक आप इसमें गलती मत करना यार, ये जो चीज मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक रट कर रखना, पहले में एक्सेप्शन है, 7वें में एक्सेप्शन है, 14 में एक्सेप्शन है, अब सब में एफ आते हैं। पहले में सीरियम में एक एक दे दो दोनों में, अगली बार आके उसका भी एक निकाल के किस में ले जाओ? एफ में ले जाओ। एफ में 3, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद फिर एक अगले में 7 रखो, डी में एक दे दो, अगली बार जब आए उसको भी निकाल के ले जाओ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 तक जब आप 14 इलेक्ट्रॉन के पास तक पहुंच जाओ जब आप, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, फिर एक दोबारा से किसमें दे देना? डी में, ठीक। चलो, ये +2 भी शो करते हैं, +3 भी शो करते हैं, +4 भी शो करते हैं, +3 इनमें मोस्ट स्टेबल है। +2 कौन कौन शो करता है? तो मेरे दोस्त याद रखना, ये आखिरी वाले +2 शो कर सकते हैं, इसमें EU +2 शो कर सकता है और आपका Y भी +2 शो कर सकता है। देख लो दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, ये आपके +2 शो कर सकते हैं। एक तो तुम्हारा ये EU, एक है आपका YB, ये दोनों +2 शो कर सकते हैं। बाकी सब +4 में शो करने वाले आगे के ज्यादा +4 शो करते हैं। ये सीरियम शो कर सकता है, PR शो कर सकता है, ND शो कर सकता है। और आपका इसको छोड़ दो, इनको छोड़ो, इन तीनों को पकड़ो पहले और उसके बाद इन दोनों को, TBTY, ठीक है नहीं, ये दोनों भी क्या करते हैं आपके +4 शो। पर याद रखना कुछ नहीं पूछा गया आपसे आज तक, केवल यही पूछा गया है कि +3 मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसकी, वो है, ठीक। आगे बढ़ो, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ना है इसके। एटॉमिक और आयनिक साइज की बात करूं तो यार लेफ्ट टू राइट जाने पर घट जाता है, आप लोगों को पता है। डी और एफ ब्लॉक की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से, एफ इलेक्ट्रॉन्स की पुअर स्क्रीनिंग की वजह से इधर की तरफ जाने पर एटॉमिक और आयनिक साइज दोनों का दोनों घटता है। आयनिक में भी +3 वाला ही लेना, यही स्टेट इसकी क्या है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। सीरियम से स्टार्ट करना, ठीक है। चलो, लेफ्ट टू राइट मैंने क्या बताया, साइज लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है जो क्या है, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये मेन रीजन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। भैया कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज कि अगर आप ये एलएन में सिंपल बता रहा हूँ, सारे के सारे लेंथेनाइड एलिमेंट्स की अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ तो जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है Al2O3, क्योंकि सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो करते हैं, +3 में मोस्ट स्टेबल है तो +3 के ही कंपाउंड बनाते हैं, तो Ln2O3 बना दिया। एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिड अगर मैंने ले लिया H2SO4, तो जैसे एल्युमिनियम सल्फेट बना रहा है ऐसे ये भी सल्फेट बना देंगे। हाइड्रोजन गैस वो भी इवॉल्व करता है, हाइड्रोजन गैस ये भी करता है, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइट तो LNN। इसका मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर सीरियम है तो CNN, यहाँ पर है तो आप लिखोगे सीरियम 2 SO4 का होल थ्राइस, बस क्या निकाल H2। कहने का मतलब है कोई भी आप एक लेंथेनाइड एलिमेंट उठा लो, उसकी रिएक्शन में ये Ln की जगह पर उसको रख दो, यही प्रोडक्ट है। H2 के साथ वो भी क्या करता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तो ये भी बनाता है, मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जैसी रिएक्शन है सारी की सारी सेम। अगर पूछ ले एग्जाम में तो गलत मत कर देना मेरे। सिंपल, कोई भी लेंथेनाइड उठाओ, सल्फाइड बना दो, S के साथ में रिएक्शन करोगे सल्फाइड बना देगा, क्योंकि +3 का है तो +3 के हिसाब से अरेंज करके बनाना, ठीक है। लिखना Ce2H3, क्योंकि एक सीरियम +3 शो करता है तो दो मिला के कितना हो गया +6। S सल्फाइड कितना होता है -2, तो 3 लेने पड़ेंगे, 3 2 नीचे तो बैलेंस हो गया। हेलोजन के साथ में रिएक्शन कराओगे तो LnX3 बना देगा, लेंथेनाइड का X3 ट्राई हेलाइड बनाएगा, जो कि +3 मोस्ट स्टेबल है। इतनी बार रिपीट करूंगा, एग्जाम में गलती नहीं करोगे आप। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स और पढ़ना यार इसके, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसने कहा ऑल लेंथेनाइड आर सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट मेटल,
केवल किसको छोड़ के, एस एम को छोड़ के। बाकी सब कैसे होते हैं मेरे, अच्छे खासे क्या होते हैं बेटा मेरे, सिल्वरी वाइट होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, बस यही कैसा है, हार्ड है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, La3+ और Lu3+, ये दोनों के दोनों कलरलेस होते हैं, बाकी सब कलर्ड होते हैं। डायरेक्ट पूछ लेता है 4 कंपाउंड देखे इनमें से कौन सा कलर है, या तो सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर चेक करो किसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो मेरा कलरलेस है। इतना सारा प्रोसेस करने से अच्छा तो मैं याद ही रख लूँ सीधा सीधा, La और Lu दोनों के दोनों पहले लेंथेनाइड्स में क्या है, कलरलेस है, बाकी सब कलर्ड है, तो मुझे डायरेक्ट याद रखना है। एक चीज याद रखना, ये पूछता है कौन कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन कौन डायमैग्नेटिक है, तो मेरे दोस्त याद रखना जहां पर F0 है, F नहीं है, एक तो वो मेरा डायमैग्नेटिक है, और जहाँ पे F फुल्ली फिल्डेड है वो भी मेरा डायमैग्नेट है। तो F0 वाले कौन कौन से हैं, एक तो ये La3+, एक Ce4+ भी क्या है मेरा, कैसा है, Cerium4+ भी बेटा क्या हो गया, कैसे हो गया होगा, F0 हो गया इसके अंदर। तो इन दोनों में F0 है, और उसके बाद Yb2+ और Lu3+, ये भी तो है, इनमें क्या है, Lu3+ में क्या है, F पूरा का पूरा 14 है इसमें। तो मेरे दोस्त कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है कि Yb2+, Lu3+, La3+, Ce4+, इनको रट लेना, बाकी इनको छोड़कर सब पैरामैग्नेटिक है। ये कैसे हैं, डायमैग्नेटिक है, रट के रखना, ऑल आर पैरामैग्नेटिक नेचर। और ये क्वेश्चन टिकटो एग्जामों में आए हुए हैं दोस्त, केवल आपको ये दोनों डाटा ही याद है ना, तो आपका एग्जाम में सवाल रख के आप चेक नहीं करोगे। एक बच्चा तो वो है जो कॉन्सेप्चुअल पढ़ता है, सोचता है मैं एग्जाम में कर लूंगा, मुझे भैया सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, पर तुम्हारा टाइम बच जाएगा अगर तुम्हें याद है। और इनऑर्गेनिक पूरा याद करने का ही तो खेल है मेरे दोस्त, पर खेल क्या है इसमें, इसमें कोई मैथमेटिक्स थोड़ी नहीं है, क्वेश्चन थोड़ी नहीं निकलवा रहा, केवल इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की आपके अंदर क्या होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उससे भी अच्छा आपका मेंटर होना चाहिए, जिससे पता हो इतनी इन्फॉर्मेशन किस मैनर में स्टोर करा। बच्चा सोचता है रट्टा मारो, रट्टा मत मारो, ऐसे ही पढ़ो। La3+, Lu3+, मुझे याद रखना है, इसमें F0 होता है, इसमें F14 होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई FF ट्रांजिशन हो ही नहीं सकता। तो कैसा है मेरा, कलरलेस है, रट के रखना कैसा है, कलरलेस है। इसके बाद La3+, Ce4+, Yb2+, Lu3+, ये चार मुझे याद रखने, यही डायमैग्नेट है, सब पैरामैग्नेट। बेसिसिटी लेंथेनॉइड्स की डिक्रीज करती है कहाँ, लेफ्ट टू राइट जाने पर, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज घट जाता है, जितना घट जाएगा साइज, वो एच बॉन्ड को तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिसिटी क्या हो रही है मेरे को, घट जा रही है। हार्डनेस भी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या करेगी, बढ़ेगी, जो कि साइज छोटा होता जाएगा, हार्डनेस भी क्या करेगी। सारी प्रॉपर्टीज याद रखना, इसमें भी 2 प्रॉपर्टीज मैंने आपको मेन लिखा, ये रटी हुई होनी चाहिए। उसके बाद में आते हैं आपके एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, AC से, ठीक है। उसके बाद इसका कोड है थापा उनप्पू, PM श्रीमान, नहीं PM आम आदमी, CM भी हो सकता है, बैंक चीफ इज FM मोहम्मद नूर लारा। ये मेरी अपनी पर्सनल ट्रिक है, आपकी कोई भी ट्रिक हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन कौन है, पहले 4, लगातार पहले 4, फिर 7वां, फिर पहले में एक्सेप्शन था 1, 7, 14, इसमें एक्सेप्शन है भैया पहले 4 टोटल एक्सेप्शन है, फिर 7 एक्सेप्शन है, फिर भैया 14 एक्सेप्शन है, क्योंकि इस ट्रांजिशन सीरीज का क्या है, n-2f, वही चलेगा यार दोबारा से, n-2f है, और क्या है n-1t है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और n क्या है s, क्योंकि ये पीरियड कौन सा है, 7वां, तो मैं यहाँ पे रखूंगा तो क्या हो जाएगा 5f 6d 7s। तो s तो सबके भरे हुए होते हैं, मैंने पिछली बार बताया, तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का। ये तो कोई f ब्लॉक एलिमेंट ही नहीं है एक्टिनॉइड वाला, ये वाला, तो ये क्या है आपकी 6d1 और f में 0। पहले 4 एक्सेप्शन है, थापा में तो भाई साहब इसमें तो आता ही नहीं है कोई भी f ब्लॉक, और फिर भी f ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्शन है, जो 1 दिया वो d में ही चला गया, f में पहुंचा ही नहीं। उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन आया वो इसमें से भी एक निकाल के ले आया, तो इसमें कितने हो गए अब, तो एक तो आता ही f में, एक इसका भी निकाल के ले आया, कितने हो गए, तो एक्सेप्शन है 4 वैल्यू, फिर भी इसका एक अगला भी निकाल नहीं पाया, तो अगले 2 तक भी लगातार 1-1 ही रहा। देखो याद करने का तरीका है, 2 1 1, 1 2 है, 3 1 1, इसमें 6d में, बाकी इसमें 0 2 3 4 तक आया, फिर जो अगला 5 आया वो इस वाले को भी निकाल के ले आया, तो 6 और 7 तक कोई एक्सेप्शन नहीं। फिर जब 7 आ गया, मैंने आपको क्या बताया, जैसे यार फिर 1 आएगा, फिर जो 1 होगा वो निकाल के ले आएगा, उसको 9 को 10 11 12 13 14 आया, फिर एक और आ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप मुझसे कहो मैं 10 सेकंड के अंदर किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मेरे दिमाग में चार्ट रहता है कि पहले 4 एक्सेप्शन है, 4 एक्सेप्शन में भी पहले वाले के अंदर डी में 2 आ जाते हैं, फिर उसके बाद अगले 3 बार तक डी में 1 1 रहते हैं, और ऊपर में एफ में बढ़ाता जाता हूँ, 2 3 4 5 करके बढ़ाता जाता हूँ, और मेरे दोस्त 7 पे आके एक्सेप्शन है और 14 पे आके एक्सेप्शन।
ठीक, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी +3 ही है, इसकी भी क्या है, +3 ही है। और मैंने आपको क्या बताया, साइज भी इसका लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या करेगा भैया, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। सारे के सारे एलिमेंट इसके पैरामैग्नेटिक नेचर के हैं, सारे के सारे सिल्वरी व्हाइट कलर। ठीक, इतनी ही प्रॉपर्टीज है इसके अंदर और कुछ नहीं है। और ये आपका एफ ब्लॉक भी फिनिश हो गया। क्वेश्चन जो आज तक पूछा गया मेरे दोस्त, बस या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पूछ लिया, या क्वेश्चन आज तक यही पूछा कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है, या कौन कलरलेस है कौन कलर्ड है। इससे ज्यादा आज तक नहीं पूछा गया। रिएक्शन से भी क्वेश्चन पूछ ले तो गलती मत करना मेरे दोस्त। +3 मोस्ट स्टेबल है तो +3 से रिलेटेड कंपाउंड बनाते रहना। ये आपका डी और एफ ब्लॉक भी कंप्लीटली फिनिश हो गया। अगर आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है ना मेरे दोस्त, मैं आपको फिर रिकॉल करा रहा हूँ, बहुत मेहनत के साथ में टेस्ट सीरीज बनाई है। 5 के 5 मॉक टेस्ट जरूर देना मेरे दोस्त। आपने कहीं से भी पढ़ाओ, 5 देने के बाद आपको अपने लेवल का आइडिया हो जाएगा कि मैं भैया कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। उसके बाद बच्चे कुछ जो 10-12 दिन है उनमें मैं उन अपने वीक पॉइंटों पर फोकस कर लूंगा। ये मॉक टेस्ट आपको ये बताएंगे कि जो आपके वीक पॉइंट है उन पर फोकस करो, और जो गलती आप एग्जाम में करने वाले हो उसे पहले ही करके सीख लो। ठीक है दोस्त, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली ही वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ पैराबोला और एलिप्स की। ठीक है, कल ही आप लोगों को वीडियो में अपलोड कर दूंगा पैराबोला एलिप्स की। उसके बाद हमारी ज्योमेट्री भी फिनिश, और मैंने अपना यूट्यूब चैनल पर आपको वादा किया था कि ब्लॉक केमिस्ट्री हम लोगों को फिनिश। अब मैं यूट्यूब पर केवल रिवीजन की वीडियो डालूंगा मेरे दोस्त। जितना मुझे रिवीजन कराना होगा सारी रिवीजन की वीडियो डालूंगा। वन शॉट वीडियो लेके आऊंगा। इनऑर्गेनिक के 100 क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं 19 तारीख को, और सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। 21 को मैं ऑर्गेनिक के 100 क्वेश्चन लेके आऊंगा, पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज कराऊंगा। उसके बाद में कैलकुलस के आपको 24 या 25 को कैलकुलस के क्वेश्चन लेके आऊंगा, पूरा कैलकुलस 17 नंबर का रिवाइज करूंगा, 17 नंबर की ही आपको ज्योमेट्री रिवाइज करूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको करीबन 60-70 नंबर का मटेरियल रिवाइज कराऊंगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों का आराम से यार बीटेक में, जो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं सबका बीटेक निकल जाए। देखो जो भी टीचर है वो यही चाहता है यार, उससे जितने भी बच्चे पढ़े सबका सिलेक्शन निकले। थोड़ा बीटेक की वजह से मैं यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता, अपनी भी पढ़ाई के साथ साथ मैं ये काम करता हूँ एक्स्ट्रा, तो मैं ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा हूँ इस टाइम पे। मेरे सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं, अदरवाइज अगर एग्जाम नहीं होता ना दोस्त, यूट्यूब भर देता मैं आप लोगों को वीडियो से, यूट्यूब भर देता पूरा का पूरा। आप इतनी वीडियो डालते हैं एमए बीटेक की कि आप वीडियो देख देख कर ही आपका एमए बीटेक निकल जाता। फिर भी जितना मेरे पास टाइम और जितनी मेरे पास एनर्जी है, सारी की सारी एनर्जी और टाइम मैं आप लोगों को दूंगा। आपके एग्जाम से पहले तक पर डे वीडियो डालूंगा और अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों को रिवाइज करूंगा। ठीक है दोस्तों, टेस्ट सीरीज परचेज करना और आराम से सारे के सारे टेस्ट देना। 19 तारीख से सारे के सारे टेस्ट स्टार्ट हैं आप लोगों को। ठीक है, 19 जुलाई से आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट है, जरूर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।